सभी को ओम प्रणाम। आप सभी नेपाल से हैं? सेकंड बैच है। लास्ट बैच में भी मैंने एक कक्षा ली थी। तो आप सभी योगाचार्य हैं, योग शिक्षिकाएं हैं। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, आनंदित लगता है। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो परिवर्तन इस समाज में होना है, करना है, वो है मुख्य रूप से स्वास्थ्य में, और उसी से हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। नेपाल और भारत तो एक ही वर्ष है। इसको हम अलग अलग देश तो है, पर एक ही मानते हैं हम। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की भूमि नेपाल और भारत दोनों। तो आप लोगों को आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राकृतिक चिकित्सा। कैसे हम प्रकृति के द्वारा हम अपने रोगों को ठीक भी कर सकते हैं और अपनी एक लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। आप सब कैसे फिट रह सकते हैं, और उसमें डाइट का क्या महत्वपूर्ण रोल है। कल भी आपने डॉक्टर पूर्वा जी के साथ थोड़ा पंचकर्म और आयुर्वेद के बारे में, दिनचर्या के बारे में, अपने टाइमिंग्स के बारे में थोड़ा बेसिक सीखा था। उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आजकल के जो मुख्य रोग हैं, आप सब समाज में अलग अलग जगह, अपने गांव में, काठमांडू में, कोई ललित नगर में, अलग अलग जगह आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं योग शिक्षा के तौर पे। तो आप कई लोगों से रोज मिलते हैं, कई महिलाओं से अपने आसपास में। तो मुख्य समस्याएं क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं जो आजकल अभी सबसे ज्यादा प्रबल है, और वो सब दूर है। तो उसमें समस्याएं हैं। सबसे पहले आप देखिए, लगभग मोटापा, दर्द, वात रोग सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं आज के तारीख। आप जिसको भी मिलेंगे तो बोलेंगे कि मेरे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर दर्द, बालों का झड़ना, है ना। तो वात पित्त कफ सबसे ज्यादा वात रोग आजकल। बीपी भी वात रोग है। रक्तगत वात, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है अबव द नॉर्मल रेंज अगर है तो। इसी प्रकार से डायबिटीज, इंडिया इज ऑल्सो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत में भी, नेपाल में भी डायबिटीज आपने बहुत सुना है, देखा है अपने आसपास में कि लोगों का ग्लूकोज जो है वो बढ़ा रहता है। पहले वो दवा ले रहे हैं, फिर इंसुलिन लेने लग जाते हैं, पर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, इस तरह से यूजुअली कहा जाता है। और उसके अलावा आप पाचन के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, तो आपने देखा होगा पाचन के रोग भी आपने सबसे ज्यादा आजकल, आप में से भी कई लोगों को छोटी छोटी समस्याएं होती होंगी पाचन में, जैसे गैस बनना पेट में, पेट फूलना, एसिडिटी होना बार बार, और पेट साफ ना होना, पेट में दुखन, दर्द, जलन होना इस तरह से। या फिर रात में जब सोते हैं तो थोड़ा सा रिफ्लक्स होना, थोड़ा सा यहाँ पे गले तक जलन मचना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इस प्रकार से ये है। और इसके अलावा तो दर्द की बीमारियां पूरे शरीर की ये ज्यादा हो रही हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, महिलाओं में थायराइड बहुत ज्यादा है। और दर्द के कई मुख्य कारणों में से एक मेजर ये भी है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल जो हमारा समाज है, आप लोग भी एक डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए योग शिक्षिका के तौर पे, पर फिर भी आपको लगता होगा कि कभी हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, या योग कक्षा लिए और आप थक गए, थकान हो गई, कमजोरी है, तो आप ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो क्या क्या मुख्य चीजें हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा हमें उससे पता लगता है हम अपनी हेल्थ को कैसे हम फिट हैं या नॉट फिट है। इसके लिए एक बेसिक क्या क्या हम सेल्फ कर सकते हैं, या आपके जो आप जिनको योग सिखा रहे हो उनको चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज आप लोगों के लिए समझना सबसे जरूरी है। पैरामीटर्स कि किस किस को हम देखें। सबसे पहला होता है हाइट और बॉडी वेट। तो इससे हमें पता लग जाता है कि आप व्यक्ति का अनुपात, बॉडी मास इंडेक्स लगभग कितना है। तो नॉर्मल कैसे लेते हैं इसको हम, जैसे किसी भी आप में से भी किसी की हाइट फीमेल्स में रहते 4.5 फीट से 5.5-6 तक मैक्सिमम ये हाइट रहती है। सेंटीमीटर्स में ली जानी चाहिए आइडियली। सेंटीमीटर में जैसे फीमेल की लगभग 150 सेंटीमीटर से 160-170 सेंटीमीटर के बीच।
तो अब इससे वेट का अनुपात कैसे आप गेन करें, बॉडी वेट का। वेट तो हम केजीज में नापते हैं, किलोग्राम्स में। तो आइडियल हाइट इज टू वेट रेशियो होता है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। मान लीजिए आपकी हाइट है 155 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए, है ना। तो अब उस महिला का वजन कितना होना चाहिए आइडियली कि वो बीमारी की तरफ ना बढ़े, -100। तो 155 सेंटीमीटर माइनस 100 केजी। तो आंसर आएगा, उसको केजी में करें तो लगभग 55 आया इसमें। 155 माइनस 100, अब +5 -5, ये हम रखते हैं रेशियो एक लगभग आगे 5 किलो से तक, पीछे 5 किलो तक। तो ये एक आइडियल एक रेंज हो गई। अब आपकी हाइट 155 है तो आपका वजन 50 से लेकर 60 किलो तक, ये एक नॉर्मल रेंज है ऑन एन एवरेज। 60 से ज्यादा होएगा तो आप यूजुअली, आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होएगा तो आप ओवरवेट होंगे, आपका वजन ज्यादा रहेगा, बॉडी में फैट बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। और इसके अलावा बीपी शुगर तो हम टेस्ट करते हैं। वाइटल्स में क्या पैरामीटर होते हैं, वाइटल्स में होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की रेंज आप सबको एक लमसम पता है। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, कई फीमेल्स में। लो बीपी की जेनेटिक्स भी रहती है महिलाओं में, और वैसे भी कम रहता है। तो कैसे, लगभग फीमेल का हम मानते हैं कि 100/60 या 90/60, ये लमसम मिनिमल ब्लड प्रेशर हम मानते हैं। और इसको हम नॉर्मल मानते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा उसमें कमजोरी, थकान या फिजिकली आप ठीक है तो। और आइडियल ब्लड प्रेशर होता है 110/70, 110/70, सिस्टोलिक 110 और डायस्टोलिक 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg। तो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, और इसकी रेंज होती है, ऊपर की रेंज होती है अप टू 140 तक नॉर्मल विद एज। जैसे आप में से कई महिलाएं हैं, जो बहनें हैं जो लगभग 50 के आसपास हैं या 50 से ऊपर हैं, तो उस एज में 140 ऊपर का हम सामान्य मानते हैं, 60 के आसपास में। और नीचे का जो है वो 90 तक, 90। तो 140/90 एक मैक्सिमम लिमिट है, 90/50 एक मिनिमम लिमिट है। अकॉर्डिंग टू एज, रीजन, कितना आप काम कर रहे हैं, ये दिन भर में चेंज होता है, और ये चेंज होता रहता है लगभग। किसी भी समय हम एक एग्जैक्ट सेम नहीं रहता है, रेंज सेम रहती है। जैसे मान लीजिए मेरा चेक करें तो 110/70 आएगा, तो सुबह दोपहर शाम कभी एक्सरसाइज के बाद चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा। तो ये तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आप सब चेक खुद को भी आपको करना आना चाहिए। आजकल तो डिजिटल मशीन आ गई है, काफ लगाए हाथ में और आपने जस्ट चेक कर लिया, है ना। तो सिर दर्द किसी को होता है, बार बार सिर दर्द होता है, या सुबह उठे और आपने सिर में भारीपन देखा, चक्कर आ रहे हैं, तो इसमें आपका एक ये भी डाउट जाना चाहिए। कभी कभार तो सिर दर्द सबको हो सकता है, पर अगर रेगुलर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर आपका जरूर चेक कराएं। बहुत सारी बार क्या होता है, हम नॉर्मली, आप लोग योग शिक्षक हैं, आप लोग नॉर्मली, हमें पता नहीं लगता कि वो भी कोई बीमारी हमें हो सकती है, तो चेक ही नहीं करते कई लोग बेसिकली। तो बीपी आप सबसे पहले चेक करें, और रेंडमली 3-4 बार चेक करके अगर थोड़ा ज्यादा आ रहा है तब हम डायग्नोस करते हैं कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, किसी के माता पिता को, दादा दादी या नाना नानी को रहा है तो आपको भी होने के संभावनाएं हो सकते हैं, ठीक। पहली चीज ब्लड प्रेशर। हाइट वेट आपने सीख लिया, बेसिक, है ना। ये जस्ट मैं बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि आप हर एक व्यक्ति, आप अपने आप को एक अनुमान लगा सकें कि हम अपनी फिटनेस में हैं या थोड़ा सा हमारे को कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक। इसके बाद हो गया ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपका ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, एक प्रिक करके, या फिर ब्लड, आईवी ब्लड लेकर के भी टेस्ट होता है। ब्लड ग्लूकोज का सिंपल टेस्ट आप ग्लूकोमीटर से कर लें तो कितना होता है ब्लड ग्लूकोज बाय डिफॉल्ट। खून में ग्लूकोज की मात्रा लगभग फास्टिंग में 3 तरह से नापी जाती है यूजुअली। फास्टिंग होता है सुबह खाली पेट, जैसे रात भर आपने कुछ नहीं खाया, आप रात को 9 बजे सो गए हैं और सुबह आपने उठे 4, 4:30 बजे, और 5:30, 6 बजे जो आपने चेक किया बिना कुछ खाए, उसको बोलते हैं फास्टिंग। तो खाली पेट।
तो खाली पेट आइडियली 60 से लेके 120 तक, आइडियली 60 से 120, आइडियली 80 टू 110, 100 के आसपास हमारा ब्लड एक बेसिक मेंटेन करता है, 90, 100, 110, 120 ये रेंज होती है। तो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आ रहा है 130 से ज्यादा, 140, 150, 160, तो संभावना है कि कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज है या स्टार्ट हो रही है किसी भी व्यक्ति में। अब डायबिटीज के सिम्टम भी आपको बेसिक पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों में भी हो सकते हैं और आपके आसपास भी हो सकते हैं। डायबिटीज के सिम्टम, भूख ज्यादा लगना, शुगर ज्यादा है पर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ब्लड में जो शुगर है बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो बॉडी के सेल्स को तो भूख लग रही है। तो आपको भी, व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है उसको क्या होएगा, बार बार भूख लगेगी, बार बार मन करेगा कुछ खा लें। इसी तरह से प्यास ज्यादा लगना और बाथरूम ज्यादा आना, यूरिन ज्यादा आना, ये 3 मेजर सिम्टम है डायबिटीज को पहचानने के कि इसको डायबिटीज हो सकती है। एक तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आना, फास्टिंग में मैंने बताया 120 से ज्यादा आया, अगर फास्टिंग किसी भी व्यक्ति का 120 से ज्यादा है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है। इसके बाद खाने के बाद और रैंडम, दोनों चीज भी मैं आपको बताया। तो खाने के बाद वाले ब्लड ग्लूकोज को बोलते हैं पोस्ट प्रैंडल। मान लीजिए आपने अच्छे से नाश्ता किया या अच्छे से खाना खाया, 2-3 रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, दाल भात, भात खाया, सलाद लिया, छाछ लिया, दही लिया, तो आपने अच्छे से खाना खाया पूरी तरह से। अब इसके 2 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद आपने ब्लड ग्लूकोज चेक किया एक व्यक्ति का, तो इसको बोलेंगे पोस्ट प्रैंडल, खाने के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज। यूजुअली खाने के बाद तो बढ़ेगा ही सही, आपने बहुत सारा ग्लूकोज लिया, न्यूट्रिशन लिया है, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा पहले, उसके बाद बॉडी का कंट्रोल कितना है वो पोस्ट प्रैंडल होता है। तो अगर खाने के बाद भी वो बढ़ा हुआ आ रहा है 2 घंटे बाद, मतलब डायबिटीज, बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक, तो ये कितना रेंज होता है, खाने के बाद की रेंज होती है 120 से लेके 150, और एज में 50 to 60 या उससे अबव एज है तो अप टू 160। तो मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा खाना खाने के बाद 140, 160 तक जा सकता है। डिपेंड करता है आपने खाया क्या है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना ग्लूकोज खाया है। सिर्फ आपने बहुत सारा राइस खाया है, भात खाया है, तो आलू खाया है, आलू से ग्लूकोज बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी लेंगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा, और उसके बाद वो कंट्रोल हो जाता है, बॉडी उसको यूटिलाइज करने लग जाती है। क्लियर है आपको? तो खाली पेट का ग्लूकोज, खाने के बाद का, और रैंडम होता है तीसरा मतलब किसी भी समय चेक कर लें आप, शाम के समय चेक कर लें, दिन में 11 बजे चेक कर लें, तो वो रैंडम ग्लूकोज होता है। रैंडम भी हमारा 120 से लेके 160, 70 तक इस बीच में रह सकता है। तो अब इस व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में 150 के ऊपर ही चल रहा है ग्लूकोज, 160, 70, 80, 90, 200 याद रख लें, 200 से ऊपर अगर बहुत ज्यादा है तो डायबिटीज आपको है ही सही किसी व्यक्ति को, और फिर वो अफेक्ट करने लगता है हमारी आंखों को, नसों को, किडनी को। क्लियर? बहुत सिंपल समझना जरूरी है। ओके, तो ये भी आप डायग्नोस करना बेसिक पहचाने। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, और यूरिन ज्यादा आ रहा है, व्यक्ति को थकान ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा थकान, मतलब कुछ कर नहीं पाना और बार बार कुछ खाने का मन करना, तो ये डायबिटीज के संकेत हैं। जिसमें आपका पैनक्रियाज जो है, टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन होती है। टाइप 2 मतलब हम में से किसी को भी हो सकती है, जिसका वजन ज्यादा हो, जिसकी एक्टिविटी कम हो, एक्सरसाइज नहीं हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, खाना हम ज्यादा खा रहे हैं, एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, या ज्यादा आलस कर रहे हैं, या सिर्फ टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं, इसको हम सेडेंट्री बोलते हैं, सेडेंट्री आलस्य। ओके, तो उस जीवन शैली में यूजुअली डायबिटीज हो सकती है टाइप 2। और किस किस को हो सकती है, जेनेटिकली है, मैंने बताया वो हो सकती है, लाइफस्टाइल के कारण, या कुछ दवाइयों के कारण। कई बार एंटीबायोटिक्स हैवी ले ली या स्टीरॉइड्स ले लिया, आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, उन एंटीबायोटिक, कोविड में बहुत सारे वैक्सीन लगे थे लोगों को,
कोविड में बहुत हैवी किसी को मेडिसिन मिली थी तो उसको डायबिटीज हो गया। कोविड के बाद भी काफी सारे डायबिटीज के केस बढ़ गए हैं आजकल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है। तो हमने समझा ग्लूकोज डायबिटीज, और क्यूरेबल है नहीं है इस पे हम आगे बात करेंगे, पर इसको हम योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा बहुत हद तक इसको हम बैलेंस में करके बिल्कुल HbA1c हम मेंटेन कर सकते हैं, ये तो निश्चित है। ठीक, HbA1c क्या होता है? नया टर्म है। HbA1c होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने तीनों तरह से शुगर चेक कर ली, तीनों बढ़ी हुई है किसी व्यक्ति की, पर अब आपको ये मालूम करना है कि इसको डायबिटीज है ही सही, तो उसके लिए खून का जांच होती है, उसमें HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसमें 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज कितना गया है वो पता लगता है। तो आप सब भी जब अपने को लगे आपको इस तरह से कोई सिम्टम, तो HbA1c टेस्ट कराएंगे फाइनल कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज है या नहीं है। तो HbA1c में अगर किसी का व्यक्ति का उसका आया 6.577 से ज्यादा, मतलब अप टू 6.5 शुगर अंडर कंट्रोल, 6.5 to 7 लो कंट्रोल, और 7 से अधिक है तो मतलब आपका डायबिटीज अच्छा है, और 8.5 9 से ज्यादा है मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। आपका ब्लड ग्लूकोज बाय डिफॉल्ट चल रहा है 200 250। समझ रहे हो? तो ये कॉमन टाइप 2 समझना आपको जरूरी है। बच्चों को जो होता है, छोटे बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, उसमें इंसुलिन दिया जाता है। फिर 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं, और फीमेल्स में, आप सब लेडीज हैं, इसको तीसरा प्रकार भी मैं आपको बता दूं, जेस्टेशनल डायबिटीज। वो होता है महिलाओं को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी है, क्योंकि फूड हैबिट्स हमारी चेंज होती है, बेबी उस वक्त आपके कोख में डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम जो डायबिटीज या बीपी होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल। वो परमानेंट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, यूजुअली परमानेंट नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा ग्लूकोज फ्लक्चुएट होएगा, डायबिटीज होएगा, पर वो दवाओं के द्वारा, आपका एक्टिविटी के द्वारा वो ठीक हो जाता है, और डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जेस्टेशनल। तो महिलाएं हैं इसलिए आपको महिलाओं वाला समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये चीज आप समझ लें, डायबिटीज हो गया। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। हमने ब्लड प्रेशर तो समझा, उसकी रेंज भी समझी, और रेगुलर हमने चेक किया। किसी का मान लीजिए आप में से कोई अबव 50 है, उस लेडी का सिर दर्द बार बार हो रहा है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा अनइजीनेस हो रहा है, और आपने बीपी चेक किया, बीपी आया 160/100, मशीन में आया 160/100, और ऐसे ही आपने 3-4 बार चेक किया तो बढ़ा हुआ ही आया, 140/90 से बढ़ा हुआ ही आया, तो मतलब उस व्यक्ति को, उनको, दादी माँ को, उनको हाइपरटेंशन है, तो हाई बीपी की समस्या है। तो इसमें इमीडिएट आपको, अब इसमें रास्ते क्या क्या होते हैं इन बीमारियों में? आप एलोपैथी, सबसे पहले जनरल क्या होता है, आप सब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा लिख देते हैं और लेना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है? कंट्रोल होता है, क्या और होता है? कंट्रोल, मेंटेन। एलोपैथी की जो दवा है उससे हम उसको, बीमारी को क्योर नहीं कर पा रहे, पर जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें उन्होंने मेडिसिन दी है, टेल्मा AM, कुछ भी सॉल्ट्स दिए हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ना। तो इसीलिए बीपी शुगर के लिए क्या कहा जाता है, एक बार बीमारी हो गई तो जीवन भर उसकी आपको दवा चलेगी। तो एलोपैथी में और जनरल आप सबको यही पता है कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कोई भी बीमारी हो गई तो व्यक्ति को जीवन भर दवा लेनी है, और दवा बढ़ती रहेगी। मान लीजिए अगर ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हुआ डाइट से और दवा से, डाइट का तो बताते ही नहीं है एलोपैथी में, डाइट से अगर रेगुलेट नहीं होता फिर क्या होता है, इंसुलिन, आर्टिफिशियली इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इतने 10 20 यूनिट के शॉर्ट एक्टिंग, और रात में फिर लॉन्ग एक्टिंग प्लैंकटस वगैरह दिया जाता है। तो ये एक प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपने अभी 2 बीमारियां तो बेसिक समझ लिया, अब इसके बाद पाचन की कॉमन समस्या। बीमारी के बाद हम इसका शॉर्ट में समझेंगे इलाज, और हम वेलनेस में क्या करते हैं, ये दोनों चीजें। ठीक,
इतना क्लियर है आपको? हाइट, वेट, अपना बॉडी रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स निकालना, और बॉडी मास अगर 25 से ऊपर है तो कोई भी बीमारियां हो सकती है। अगर वजन ज्यादा है तो हम प्रोन है इन सब बीमारियों के। बीपी भी वजन बढ़ने से बढ़ता है, शुगर भी वजन बढ़ने से बढ़ता है, शरीर में दर्द भी वजन बढ़ने से बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वजन जो है अपनी आइडियल बॉडी वेट रेंज में हो और उससे थोड़ा कम हो तो ज्यादा अच्छा। मसल मास अच्छा है और फिट है आप, एनर्जेटिक है, वजन थोड़ा कम, फैट कम है, बेसिकली मसल अच्छा है, तो आप ज्यादा फिट, ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पाचन की समस्याएं, और उसका मैं साथ साथ इलाज भी हम नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, जिसको हम आप लोग बीइंग योगाचार्य कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि इसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पाचन की समस्या क्या है? वात इम्बैलेंस, पित्त इम्बैलेंस, और इन्हीं से छोटे छोटा होकर बड़ी बीमारियां आती हैं। एक होती है एक्यूट डिसीज, मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो रही है, आप में से किसी को जलन मच रही है, चाय पी आपने, बहुत जलन मच रही है पेट में, या ज्यादा खाना खा लिया शाम को, एकदम से अनईजीनेस हो रही है, तो ये क्या है? एक्यूट एसिडिटी। सिंपल आप बोलते हैं एसिडिटी, इनो ले लें या कुछ ठंडा पी लें, आप छाछ पी लें, सबका अपना अपना कुछ रहता है, सौंफ का पानी पी लें, अनार का दाना चूस लें, इससे आपको लगता है ठीक हो गया, और होता भी है ना, पेट में एसिडिटी बढ़ना। ये अगर लंबे समय हो, बार बार हो, रोजाना हो, मतलब मान लीजिए कोई, बहुत सारे आप में से स्ट्रेस करते हैं, टेंशन करते हैं, ज्यादा सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती है ना, ज्यादा आपने पानी भी कम पिया है, सबसे ज्यादा बीमारियां होती है डिहाइड्रेशन से। हम सब पानी यूजुअली जितना शरीर को चाहिए उससे कम पीते हैं, निकल तो रहा है शरीर में, गर्मी है, मौसम है, शरीर से यूरिनेशन भी जा रहे हैं, बॉडी तो फिल्ट्रेशन कर रही है, पर पानी हम पी कम रहे हैं। हमें हर घंटे में लगभग 1 गिलास, और एक दिन में लगभग 2 से लेके 3.5-4 लीटर मौसम के अनुसार पानी को इंटेक करना चाहिए, शुद्ध पानी को, पर हम वो नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पेट में भी डिहाइड्रेशन, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पेट में फिर एसिडिटी बनना स्टार्ट होती है ज्यादा पानी की कमी से। ओके, तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल। अब एसिडिटी है और आपने एक्सरसाइज नहीं की, अगेन एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो बॉडी में धीरे धीरे फ्लैचेस डेवलप होएगा, गैस फॉर्मेशन होएगा आपकी छोटी आंतों में, इन योर इंटेस्टाइन। तो वो होता है फिर ब्लोटिंग पेट में, और डकार आना। वात इम्बैलेंस का एक साइन क्या है? डकार आना, बार बार आपको डकार आती है, या हिचकी आना। ये सब वात और पित्त का इम्बैलेंस के छोटे छोटे साइन हैं जो हमें रोजाना में दिखते हैं। कोई कोई आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी शरीर में दबाव तो एकदम से डकार आती है, उछलते हैं, समझ रहे हैं? तो दिस इज द सिम्टम ऑफ वात इम्बैलेंस, दर्द। ओके, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम योग में? सबसे जरूरी अच्छी क्रिया है, सुबह के हम षट कर्म करते हैं, जो हमारे 6 कर्म हैं, षट कर्मा, जो हम योग में बताए गए हैं, वो सबसे जरूरी है, बेसिक है लाइफस्टाइल में करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, अपने साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी करा सकते हैं। षट कर्म में क्या क्या होते हैं मुख्य? अब एसिडिटी और गैस, और अपने पेट को क्लेंस करने के लिए क्या है क्रिया? पेट की सफाई के लिए, स्टमक के लिए, स्टमक रहता है बैक जहां पे आप खाना, कुंजल क्रिया, वमन धवती। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक है कि हफ्ते में आप एटलीस्ट एक बार कुंजल जरूर कर लें, एक बार मिनिमल। ये तो नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, हमें भी करना चाहिए हफ्ते में एक बार कुंजल, ताकि मेरा पेट अच्छा रहे, स्टमक पाचन अच्छा रहे, ज्यादा एसिड भी ना बने। और अगर एसिडिटी है, बार बार ही एसिडिटी बनती है, तो उसको आप 2 बार भी कर सकते हैं हफ्ते में, डिपेंड करता है, पर आपको सीखना जरूर चाहिए। कुंजल कैसे किया जाता है? सिंपल, आप नॉर्मल मलासन में बैठे हैं, है ना, पानी आपने पिया, एक जग में आपने पानी लिया, गुनगुना पानी, थोड़ा सा सेंधा नमक आपने डाला उसमें 2-3 चुटकी, थोड़ा सा सलाइन हो गया पानी, अब गुनगुना पानी है, हल्का गुनगुना, बहुत हल्का, ठीक है। आपने बैठ के अच्छे से इसको 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, फिर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्स आना स्टार्ट होएगा, स्टमक आपका ऐसे ऐसे होएगा, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। उसके बाद
लंबी गहरी सांस लेकर के उसको शांत करके 1 गिलास और पी लिया। 4 से 6 गिलास, 4 से 6 गिलास आपने गुनगुना, हल्का गुनगुना, थोड़ा सा नमकीन पानी, सेंधा नमक वाला पानी आपने पी लिया।